कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम शुरू करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर की अमेंडमेंट्स। वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में कितनी अमेंडमेंट है सर? तो एक ही अमेंडमेंट है यहाँ पे, और ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। एग्जाम में यहाँ से गारंटीड 5 नंबर आपको मिलने वाले हैं, तो बहुत अच्छे से देखना, ठीक है ना। क्योंकि अमेंडमेंट जो है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, क्योंकि मैंने जो अमेंडमेंट बना रखी है वो विद एग्जाम्पल प्रॉपर चार्ट के साथ, और साथ ही आईसीआई के जो एग्जाम्पल है स्टडी मैट के, जो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम हो जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इनके ऊपर जो ये अमेंडमेंट आई है नई नई, इनके ऊपर पहले प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन आपके पास नहीं होगा, तो इसलिए वो चीज़ें करनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर अमेंडमेंट किसके ऊपर है? रूल 28 सब रूल 2 के ऊपर अमेंडमेंट है, कॉर्पोरेट गारंटी की अमेंडमेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे रूल 28 सब रूल 2 की अमेंडमेंट है कॉर्पोरेट गारंटी के ऊपर। तो यहाँ पे समझने के लिए सबसे पहले एक इस चार्ट को हम समझेंगे। अगर ये समझ में आ गया तो उसके बाद आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या होता है, एक सप्लायर है, ठीक है ना, जो कि फॉरेन कंट्री के अंदर है, ब्रो लिमिटेड। और रिसिपिएंट कौन है? ठीक है ना, रिसिपिएंट है ब्री लिमिटेड, जो कि इंडिया के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। तो सप्लायर कहाँ है? फॉरेन कंट्री में, ब्रो लिमिटेड। और रिसिपेंट कहाँ है? इंडिया में लोकेटेड है। और एक बैंक है, ठीक है ना। यहाँ पे 3 चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट होगी, क्लियर है। अब जो रिसिपेंट है वो बैंक से लोन ले रहा है 500 करोड़ रुपए का, ठीक है ना। सप्लायर गारंटी दे रहा है, ठीक है ना, कॉर्पोरेट गारंटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। कॉर्पोरेट गारंटी सर्विस दे रहा है कौन? सप्लायर, रिसिपेंट को, ठीक है ना। कितने की गारंटी दे रहा है? कॉर्पोरेट गारंटी 400 करोड़ की, हालांकि लोन ले रहा है 500 करोड़ का ये बैंक से। बोलो क्लियर है। अब इस केस में वैल्यू कैसे निकालेंगे, सवाल ये है। तो यहाँ पे वैल्यू कैसे निकालते हैं? वैल्यू निकालने का तरीका होता है 1% ऑफ अमाउंट ऑफ गारंटी, ठीक है ना। 1% ऑफ अमाउंट ऑफ गारंटी, गारंटी का अमाउंट कितना है? 400 करोड़। 400 करोड़ का 1% 4 करोड़ हो गया। और एक्चुअल कंसिडरेशन, तो एक्चुअल कंसिडरेशन कितना है गारंटी का? 400 करोड़। विच एवर इज हायर, ये क्या हो जाएगी? आपकी वैल्यू हो जाएगी। बोलो क्लियर है। अब सेम चीज यहां ऊपर लिख रखी है, जो कि यहां दे रखी है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो ये एक तरफ सप्लायर है जो कि फॉरेन कंट्री के अंदर है, रिसिपेंट जो कि इंडिया के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। चलो ठीक है। उसके बाद कहता है कि जो सप्लायर है वो कॉर्पोरेट गारंटी दे रहा है, ठीक है ना। ओके, ठीक है जी। तो इस केस में क्या करेंगे? वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 1% ऑफ अमाउंट ऑफ गारंटी, ठीक है ना, और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवरेज हायर। मैंने ये चीज आपको करा दी है। एक बात ध्यान रखना कि 1% अमाउंट ऑफ गारंटी जब करते हैं तो वो 1% जो होता है वो पर एनम का रेट होता है, ये बात ध्यान रखना, आगे काम आएगा। तो ये बातें होगी क्लियर यहाँ पे। तो ये वाला पेज हो गया है पूरा का पूरा, आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक लिख रखा था, और यही चीज मैंने यहाँ पे चार्ट में करा दी। अब आगे बढ़ते हैं। अब कॉर्पोरेट गारंटी के बहुत सारे इशू निकल के आए, उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दी इन्होंने, ठीक है ना। तो काफी इशू थे यहाँ पे, काफी दिक्कतें थी। तो कॉर्पोरेट गारंटी को लेके क्लैरिफिकेशन दी गई, और ये क्लैरिफिकेशन के अंदर जितने भी इशू हैं वो सारे के सारे इशू हम यहाँ पे 1 बाय 1 करके करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो इशू निकल के आया हमारे सामने, सबसे पहला इशू क्या निकल के आया, आइए समझते हैं, ठीक है। आइए यहां पे आ जाते हैं। अब इशू क्या है एग्जांपल से समझेंगे, इस चार्ट से पहले समझेंगे। एक तरफ ब्रो लिमिटेड, ठीक है ना, जो कि फॉरेन की कंपनी है, यानी सप्लायर कहां का है? फॉरेन का है, यूके बेस्ड है, ठीक है ना। दूसरी तरफ ब्री लिमिटेड, रिसिपेंट जो है वो इंडिया के अंदर लोकेटेड है, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था। और तीसरी चीज होगी यहाँ पे बैंक। बोलो क्लियर है। अब होता क्या है, ऐसा हो सकता है कि जो रिसिपेंट है वो बैंक से लोन के लिए अप्लाई कर रहा है, लोन ले रहा है 300 करोड़ रुपए का, और ये पॉसिबल है, ये हो सकता है कि सप्लायर जो रिसिपेंट को गारंटी दे रहा है कॉर्पोरेट, वो दे रहा है अमाउंट ऑफ लोन से ज्यादा, यानी 400 करोड़ की। अब ऐसे केस में, ठीक है ना, वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये बात ये बोल रहा है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, ये पहले ही हम क्लियर कर चुके हैं, ठीक है ना। जब हम वैल्यू निकालते हैं तो ये बोल रहा है कि जो 1% ऑफ यहाँ पे लेते थे ना, हमारा फॉर्मूला क्या होता था, ठीक है ना, 1% क्या होता था? 1% ऑफ अमाउंट ऑफ गारंटी, ठीक है ना, और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवरेज हायर। तो 1% जो अमाउंट ऑफ गारंटी, तो ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब 1% लेंगे ना, वो अमाउंट ऑफ गारंटी के ऊपर लेंगे, ना कि अमाउंट ऑफ लोन के ऊपर। ये बात बस आपको बता रखी इस इशू के अंदर कि भैया ये क्लियर कर रखा है कि जब आप 1% लो तो गारंटी के अमाउंट का लेना है, बस इतनी सी बात बोलिए। ये तो हम पहले ही कर चुके हैं,
ठीक है ना, बोलो क्लियर है। तो 1% किसका लेना है, गारंटी अमाउंट का। तो यही बात ऊपर इसने यहाँ पे लिख के दे रखी है कि इशू क्या है कि लोन पार्टली अवेल है या अवेल नहीं है, इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लेरिफिकेशन में क्या बोल रहा है, क्लेरिफिकेशन में बोल रहा है कि लोन अगर पार्टली अवेल्ड है या नॉट अवेल्ड है, ठीक है ना, किसके द्वारा, रिसिपेंट के द्वारा, ठीक है ना, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, वैल्यू जो कैलकुलेट करेंगे वो 1% किसका करेंगे, अमाउंट ऑफ गारंटी का करेंगे, ना कि किसका करेंगे, अमाउंट ऑफ लोन का नहीं करेंगे। बोलो क्लियर है। ये बातें यहाँ पे दे रखी थी। पहला इशू कंप्लीट। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा इशू क्या निकल के आया हमारे सामने, दूसरी समस्या ये थी कि भैया ऐसा हो सकता है, टेक ओवर का केस है ये। टेक ओवर का मतलब क्या है यहाँ पे, आइए इसको समझते हैं। टेक ओवर का मतलब ये है कि ब्रो लिमिटेड ने ब्री लिमिटेड को, जो कि बैंक से लोन ले रही है 300 करोड़ का, बोलो क्लियर है। अब ब्रो लिमिटेड क्या करता है, कॉर्पोरेट सर्विस गारंटी देता है, कॉर्पोरेट गारंटी दे रहा है ब्री लिमिटेड को 300 करोड़ लोन के लिए, ठीक है ना। अब ये लोन जो लिया था ब्री लिमिटेड ने, रिसिपेंट ने, ये एसबीआई बैंक से लिया था। अब ये जो लोन है ना, जो एग्जिस्टिंग लोन 300 करोड़ का, ये किसी दूसरे बैंक ने टेक ओवर कर लिया, जिसका नाम एचडीएफसी बैंक है मान लो। तो इस केस में कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। पहली बात तो इन्होंने ये बताई है यहाँ पे, बोलो क्लियर है, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। क्या, ठीक है ना, कि क्या है यहाँ पे कि रिसिपेंट ने जो लोन लिया है किसी एक बैंक से, अब वो लोन, ठीक है ना, किसी दूसरे बैंक ने टेक ओवर कर लिया, तो उस ट्रांजैक्शन पे कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। पहली चीज तो ये बोल रखा है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर 2 एक्सेप्शन है इसके, ठीक है ना। कौन कौन से, अगर फ्रेश गारंटी है, ठीक है ना, यानी कि जो अनदर बैंक है कोई फ्रेश गारंटी दी गई है, ठीक है ना, या फिर रिन्यूअल का केस है, जो एग्जिस्टिंग लोन है ना वो रिन्यू हो रहा है, रिन्यूअल का केस है, तो दोनों केस में फिर जीएसटी लग जाएगा। ये बात यहां पे बोल रखी है बस, और कुछ भी नहीं है। तो क्या बोल रखा है, यही बोल रखा है, टेक ओवर ऑफ एग्जिस्टिंग लोन, एग्जिस्टिंग लोन टेक ओवर करना चाहिए, ठीक है ना, एग्जिस्टिंग लोन। क्लैरिफिकेशन क्या आई कि एग्जिस्टिंग लोन कोई दूसरा बैंक टेक ओवर कर रहा है, जैसे अपने केस में कर रहा था, ठीक है ना। अपने केस में क्या हो रहा था, एसबीआई का लोन एचडीएफसी टेक ओवर कर रहा था, इसने लोन लिया था एसबीआई से, टेक ओवर कर रहा था एचडीएफसी, तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा। तो जीएसटी नहीं लगेगा अनलेस, यानी एक्सेप्शन, फ्रेश कॉर्पोरेट गारंटी या रिन्यूअल के केस में लग जाएगा। बस यही बात है। तीसरा इशू आ जाते हैं। तीसरे इशू के सामने क्या है, एक और इशू निकल के आए यहाँ पे, आइए उसके बारे में भी बातें कर लेते हैं। तो चलिए, तो एक इशू है, इशू नंबर कौन सा, ये इशू नंबर 3। चलिए ठीक है। तो इंट्रा ग्रुप कॉर्पोरेट गारंटी के ऊपर है ये। इंट्रा ग्रुप कॉर्पोरेट गारंटी के अंदर 2 पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तो आइए पहले इसको समझते हैं। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट तो ये है, ठीक है, यहां पर क्या बता रखा है कि यहां पर अब की बार सप्लायर और रिसिपेंट दोनों इंडिया के अंदर है, ठीक है ना। पहले तो क्या होता था, सप्लायर आउट ऑफ इंडिया होता था, ये लोकेटेड इन इंडिया होता था रिसिपेंट। लेकिन इस केस में क्या है, सप्लायर भी और रिसिपेंट भी दोनों ही इंडिया के अंदर है। आप देख सकते हैं दोनों ही इंडिया के अंदर हैं, ठीक है ना, बोलो क्लियर है। अब ऐसे केस में क्या होगा, ठीक है ना, ऐसे केस में अगर, ठीक है ना, डोमेस्टिक कंपनी यानी जो डोमेस्टिक सप्लायर है वो डोमेस्टिक रिसिपेंट को कॉर्पोरेट गारंटी दे रहा है, अगर वो बैंक से लोन ले रहा है, ठीक है, रिसिपेंट, तो उस केस में सप्लायर को जीएसटी पे करना पड़ेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा और सप्लायर को ही इनवॉइस भी इशू करना पड़ेगा। ये क्लैरिटी दे रखी है यहाँ पे, क्लैरिफिकेशन आई है। तो यही बात बता रखी है कि जब डोमेस्टिक कॉर्पोरेट इंट्रा ग्रुप कॉर्पोरेट गारंटी होती है तो उस केस में जीएसटी पे कौन करेगा, सप्लायर पे करेगा, इशू कौन इनवॉइस करेगा, सप्लायर इशू करेगा, और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर सप्लायर टैक्स भरेगा, ठीक है ना। दूसरा, यहीं पर दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, दूसरी क्लैरिफिकेशन इसी के अंदर, इशू नंबर 3 के अंदर, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि ये भी तो हो सकता है ना, ठीक है ना, क्या, ठीक है ना, कि सप्लायर फॉरेन कंट्री में है, ठीक है ना, और रिसिपेंट इंडिया के अंदर है, ठीक है ना, बोलो क्लियर है। अब ऐसे केस में अगर कॉर्पोरेट गारंटी दे रहा है कौन, सप्लायर दे रहा है रिसिपेंट को, तो ये तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा। और इस केस में, इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में, जो रिसिपेंट है वो आरसीएम के अंदर टैक्स भरेगा। इसके ऊपर यहाँ पे एक क्लैरिटी है। तो यही बता रखा है कि अगर कोई फॉरेन की एंटिटी है वो, ठीक है ना, अपनी लोकेटेड इन इंडिया के अंदर किसी रिलेटेड एंटिटी को, ठीक है, क्या देती है, कॉर्पोरेट गारंटी देती है, तो उस केस में जो जीएसटी पे किया जाएगा वो आरसीएम के लग जाएगा और रिसिपेंट टैक्स भरेगा, क्योंकि ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस का केस बन जाएगा। अगले इशू पे चलते हैं दोस्तों, ठीक है, एकदम बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत यहाँ पे होगी नहीं, है ना। अब अगला केस क्या है, एक और इशू निकल के आया कॉर्पोरेट गारंटी के केस में, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में क्या करेंगे, आइए ये भी देख लेते हैं।
अब मान लो, ठीक है ना, जो ब्रो लिमिटेड है ये है फॉरेन के अंदर, यानी फॉरेन के अंदर है, लेकिन हर एक केस में जितने भी हमने केस पढ़े उसमें हमने यही पढ़ा कि सप्लायर है, लेकिन इस केस में उल्टा करना है। उल्टा क्या करना है, सप्लायर अब की बार इंडिया के अंदर है, जबकि रिसिपेंट कहां है, आउट ऑफ इंडिया है, ठीक है ना, इंडिया के बाहर है, ठीक है ना, और रिसिपेंट क्या कर रहा है, बैंक से लोन ले रहा है। और कॉर्पोरेट गारंटी हर बार क्या होता था भैया, फॉरेन कंट्री वाला बंदा इंडिया के कॉर्पोरेट गारंटी दे रहा था, लेकिन अब की बार सप्लायर यहां पे है, तो सप्लायर जो इंडिया की कंपनी है वो कॉर्पोरेट गारंटी दे रही है ना, ठीक है ना, कॉर्पोरेट गारंटी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। अब इस केस में तो ये तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस होगा ना, अब इस केस में क्या है, कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, ये जो प्रोविजन है ये नहीं लगेंगे, कॉर्पोरेट गारंटी वाले कोई जीएसटी यहां पे नहीं लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि इस केस में हमारे पास फॉरेन करेंसी आ रही है तो वहां से बेनिफिट मिल जाता है गवर्नमेंट को, तो इसलिए कोई भी जीएसटी यहां पे नहीं लगेगा। यही चीज ऊपर की तरफ दे रखी है कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में क्या बता रखा है कि जो ये प्रोविजन है कॉर्पोरेट गारंटी वाले ये नहीं लगेंगे। कब नहीं लगेंगे, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में, जब कॉर्पोरेट गारंटी रिलेटेड पर्सन के बीच में है और रिसिपेंट का है, रिसिपेंट आउट ऑफ इंडिया है और सप्लायर इंडिया के अंदर है। ये चार्ट में मैंने इससे भी ज्यादा सुंदर तरीके से समझा दिया आपको, आई होप क्लियर है। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, अगला इशू क्या आया हमारे सामने निकल के, आइए उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इशू ये है दोस्तों कि ये भी तो हो सकता है ना कि जो कॉर्पोरेट गारंटी दी जा रही है वो मल्टीपल ईयर्स की हो या फिर 1 साल से कम का केस हो, तो उस केस में क्या करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, अगर कॉर्पोरेट गारंटी 1 से ज्यादा साल के लिए है, यानी मल्टीपल ईयर्स के, जैसे एग्जांपल के तौर पर 5 साल, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो वैल्यू कैसे निकालते थे हम, 1% ऑफ अमाउंट ऑफ गारंटी। मैंने आपको पहले ही बोला था कि 1% जो होता है ये पर एनम का रेट है, तो यानी कि जितने भी साल होंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, बोलो क्लियर है। तो 1% 1 साल का रेट है, तो 1% ऑफ अमाउंट ऑफ गारंटी इनटू नंबर ऑफ ईयर कर देंगे, बस यही हो जाएगा और तो कुछ भी नहीं है। बाकी एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवरेज हायर सेम रहेगा। लेकिन अगर लेस देन 1 ईयर का केस है, यानी कॉर्पोरेट गारंटी 1 साल से कम टाइम के लिए दे रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 6 महीने के लिए, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो ये जो 1% ऑफ अमाउंट ऑफ गारंटी पर एनम, ठीक है ना, और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवरेज हायर करते थे, ये 1% पर एनम का रेट है, तो इसको 6 महीने का बना लो आप 6/12 करके, ठीक है ना, बोलो खत्म, क्लियर है ना, 6/12 कर देना। आगे चलते हैं, अब हमारे पास एक और इशू है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर स्टडी मेट के अंदर काफी अच्छे अच्छे 2 एग्जाम्पल दे रखे, तो वो दोनों एग्जाम्पल, ठीक है ना, मुझे पता नहीं क्यों अंदर से फीलिंग आ रही है कि May 25 के अंदर उन्हीं में से ना लग जाए कोई, तो वो दोनों एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए नोट्स के अंदर, नोट्स में शेयर कर दूंगा और उन एग्जाम्पल से उन एग्जाम्पल को अपन क्लियर करेंगे एकदम बढ़िया से। यहां पे क्या कहता है, इशू क्या है कि कॉर्पोरेट गारंटी मल्टीपल रिलेटेड एंटिटी दे रहे हैं, मतलब गारंटी देने वाला एक नहीं, एक से ज्यादा बंदे हैं, ठीक है ना, यानी रिसिपेंट को गारंटी देने वाले पहले क्या होता था, सप्लायर एक ही होता था, ठीक है ना। जैसे ब्रो लिमिटेड, ब्री लिमिटेड को क्या दे रहा है, ठीक है, कॉर्पोरेट गारंटी दे रहा है, अब की बार ब्रो लिमिटेड भी दे रहा है, ठीक है ना, और मान लो कोई और भी है एक और कंपनी, वो भी गारंटी दे रही है, ऐसा केस है। तो ऐसे केस में क्या होएगा, ऐसे केस में क्या होएगा, ऐसे केस में फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिटरमाइन 2 वैल्यू, ठीक है ना, और इसमें से देखेंगे कौन सा हायर है, कौन सा, सम ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन पेड टू को गारंटर और 1% ऑफ टोटल गारंटीड अमाउंट, ठीक है ना। ओके, इफ टोटल एक्चुअल कंसिडरेशन इज हायर, अगर दोनों में से टोटल एक्चुअल कंसिडरेशन इज हायर है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे, सम ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन पेड एंड पेबल टू द को गारंटर, ठीक है ना। इफ 1% ऑफ टोटल गारंटेड अमाउंट इज हायर, तो जीएसटी शैल बी पेबल बाई ईच को गारंटर प्रोपोर्शनली ऑन 1% अमाउंट ऑफ गारंटेड, ठीक है ना। काफी इसमें दिक्कत होगी इस वाले पॉइंट के अंदर, तो इसकी क्लियरिटी के लिए ना हम लोग क्या करेंगे, इसके एग्जाम्पल करेंगे। पॉइंट नंबर 6 के ऊपर 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो ये करेंगे और ये एग्जाम्पल भी स्टडी मेट के हैं, तो हो सकता है इन्हीं में से एग्जाम में आ जाए सेम टू सेम चिपक के, राइट। आ जाते हैं, तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ICI स्टडी मेट, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम May 25। तो यहाँ पे केस क्या है ये समझ लेना, आप पिछले वाले पॉइंट को भूल जाओ, ये वाला समझ लो, ठीक है ना। इफ देयर आर 2 को गारंटर, ये कह रहा है कि भैया 2 लोग गारंटी दे रहे हैं, ए लिमिट एक तो ए गारंटी दे रहा है और एक बी गारंटी दे रहा है, ठीक है ना, क्लियर है, कॉर्पोरेट गारंटी दे रहे हैं, ठीक है। ओके, किसको, सी को गारंटी दे रहे हैं, सी को ना रिसिपेंट, रिलेटेड पर्सन है, ठीक है ना, और ए और बी सी को गारंटी दे रहे हैं, कॉर्पोरेट गारंटी दे रहे हैं, जो कि सी क्या कर रहा है, बैंक से लोन वोन ले रहा होगा, ठीक है ना, और गारंटी कितनी दे रहे हैं,
1 करोड़ की गारंटी दे रहे हैं, ठीक है ना। अब इस केस में ए एंड बी जो है वो जीएसटी कैसे पे करेंगे, किस अमाउंट पे वो जीएसटी पे करेंगे, वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो सेल ईच पे जीएसटी ऑन, ठीक है ना, किस पे जीएसटी पे करेंगे, वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो एक काम करेंगे ना, कुछ बोल ही नहीं रखा, तो 1% होता है ना, 1% का आधा कर दो 0.5% और 0.5% अमाउंट ऑफ गारंटी। बोलो क्लियर है, ठीक है ना। तो अमाउंट ऑफ गारंटी कितना है, 1 करोड़, 1 करोड़ का आधा कर दो 50 लाख, 50 लाख, 50 लाख वैल्यू इसकी होगी, 50 लाख वैल्यू इसकी होगी, ठीक है ना, उसके ऊपर जीएसटी पे कर देंगे। आई होप क्लियर है, बोलो डन। आगे चलते हैं, अब यहां पे आ जाते हैं नेक्स्ट, ठीक है। हाउ एवर if in the above case of A and B providing corporate guarantee jointly to the banking and financial institution on behalf of related person C, यहां तक तो सेम बात लिख रखी है 1 करोड़। ए प्रोवाइड गारंटी, इसमें बस ये बता दिया, ऊपर में तो कुछ नहीं बताया था, इसलिए हमने क्या कर दिया 0.5% कर दिया। अब यहां नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहां पे बता दिया है ना कि ए का प्रोपोर्शन कितना है 60% और बी का गारंटी का प्रोपोर्शन कितना है 40%। तो ठीक है ना, 60% कितना होता है 0.6 और ये कितना होता है 0.4, या फिर सीधा कर दो 1 करोड़ का 60% कितना होता है, ठीक है ना 60 लाख और 1 करोड़ का 40% कितना होता है, ठीक है ना 40 लाख। ये निकल गई वैल्यू जिस पे जीएसटी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना, ये बता रखा है यहाँ पे। आइए आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 के ऊपर। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में आ जाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं और एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर 2 में कहता है, ये भी आईसीआई का है, ठीक है। ये कहता है इफ ए कॉर्पोरेट गारंटी इज इशूड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर देन वैल्यू ऑफ, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये तो मल्टीपल ईयर वाला क्वेश्चन होगा ना, फिर ये तो मल्टीपल ईयर होगा, पिछला तो उस पॉइंट पे होगा, ये मल्टीपल ईयर होगा। मल्टीपल वाले ईयर में क्या करते थे अपन, मैंने बताया था वैल्यू कैसे निकालते थे। वैल्यू जब निकालते थे तो फॉर्मूला होता था 1% ऑफ अमाउंट ऑफ गारंटी पर एनम और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर। अब 1% पर एनम है तो 5 साल का कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा, या फिर ऐसे बोल दो 1% अमाउंट ऑफ गारंटी इनटू नंबर ऑफ ईयर, ठीक है ना, और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवरेज हायर। बात एक ही है, ये वाला पॉइंट तो इसके ऊपर दे रखा है, कुछ भी नहीं होगा, ये तो खत्म होगा, ये हमने पहले भी पढ़ लिया। हाउ एवर आगे का पॉइंट क्या कहता है, इफ ए कॉर्पोरेट गारंटी इज इशूड से फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है ना, एंड इज रिन्यूड 5 टाइम्स, ठीक है ना, फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर ईच, देन टैक्स वुड बी पेबल ऑन 1% ऑफ अमाउंट ऑफ सच गारंटी ऑफर्ड or actual consideration whichever is higher on issue of such corporate guarantee in first year as well as on every subsequent year। मतलब जब जब रिन्यू करेंगे ना तो उसी हिसाब से रेट लग जाएगा। अब यहाँ पे 5 बार रिवीजन कर रहे हैं लेकिन हर साल रिवीजन कर रहे हैं तो हर साल 1%, वही फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो सिंपल है। तो यहाँ पे सारे की सारी अमेंडमेंट इसकी खत्म हो जाती है शानदार तरीके से, विद एग्जाम्पल, विद चार्ट, विद आईसीआई स्टडी मैट के एग्जाम्पल आपको मैंने ये अमेंडमेंट करा दिया है। 5 नंबर आपको इसमें से मिलने वाले हैं, ठीक है ना, ध्यान से कर लो, 2-3 बार रिवीजन कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अमेंडमेंट के जितने भी वीडियो हैं उसकी अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। 2-3 दिन के अंदर अंदर सारी अमेंडमेंट्स आपको मिल जाएंगी कंप्लीट, ठीक है ना। बाकी काफ़ी अमेंडमेंट डल चुकी है, 7-8 चैप्टर की तो डल ही चुकी है, ठीक है, ओके। तो चलिए बाकी अगर कस्टम वगैरह करना है तो कस्टम में कोई अमेंडमेंट नहीं है, एक छोटी सी अमेंडमेंट है बस, ठीक है। बाकी कस्टम्स का मैराथन डल चुका है, उसके सारे वीडियो डल चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा थ्योरी के सारे चैप्टर डल चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा अमेंडमेंट डल जाएंगी अब कंप्लीट 2-3 दिन के अंदर, और उसके बाद फिर अपन जो प्रैक्टिकल जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, प्रैक्टिकल चैप्टर्स जो होते हैं उनके ऊपर आ जाएंगे, 1 बाय 1 करके उनको करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही।